हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। पिछले अप्लाइड के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को। ठीक है, जहां पे हमने क्या डिस्कस किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और सॉल्यूशन फाइंड फॉर्मेशन कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है। उसमें दो मेथड था, एक में हमने क्या किया था आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट किए थे और सेकेंड मेथड में हम लोग आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट किए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 2 है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रल इक्वेशन है। इंटीग्रल इक्वेशन से CSIR अगर नेट की बात करता हूं तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं और जिसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है और कभी कभी ऐसे होते हैं कि 2 और 3 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन तो बन जाते हैं। ठीक है, तो इतने मतलब इसमें लिमिटेड टॉपिक है। अगर आप 4 से 5 लेक्चर भी अगर इसके देख लेते हो और उसमें से कंफर्म है कि उतने मार्क्स के आप 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप गेट का एग्जाम देते हो तो गेट में भी काफ़ी अच्छा इसका वेटेज रहता है क्योंकि वहाँ पे अप्लाइड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। और हाँ, आज के इस वीडियो में हमको डिस्कस क्या करना है इंटीग्रल इक्वेशन के। इस लेक्चर में पहले तो मैं आपको सारे डेफिनेशन बता दूंगा, क्लासिफिकेशन कर्नल के बेसिस पे, लिमिट के बेसिस पे और होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, यानी जितने भी टाइप्स बनते हैं या क्लासिफिकेशन वो सब देखेंगे। और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगी पिछले वीडियोस की, आप कंटिन्यू सारे वीडियो देखो। पूरे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू 2021 में जो जून होगा उसी के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर लिए जा रहे हैं। क्योंकि अभी भी अगर मैं बात करूँ तो आज से भी टोटल मान के चल सकते हो कि टोटल 75 डेज अभी आपके पास है, क्योंकि नेट का पेपर 15 जून के पहले तो नहीं होगा, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। और एक चीज़, नोटिफिकेशन जो है, जैसा कि बीच में नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने ये बताया था कि मिड अप्रैल में यानी कि 10 से 20 के बीच में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है कि कब पेपर होगा, कब अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसके बाद अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वो लिंक के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा FB पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंटीग्रल इक्वेशन के डेफिनेशन की बात करूं, देखो जितने भी डेफिनेशन है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, बाकी आप क्या कर सकते हो उसे पूरी डिटेल में देख सकते हो डेफिनेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन उसे कहते हैं एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर अननोन फंक्शन किसी इंटीग्रल साइन के अंडर में आ जाए, मतलब उसमें एक इंटीग्रल साइन होना चाहिए और जिसके अंदर अननोन फंक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे अननोन फंक्शन हमारे पास होगा y(t). ठीक है, तो आप इसको रेड कर सकते हो सिंपल। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इज विच एन अननोन फंक्शन, जब इसमें एक अननोन फंक्शन अपीयर होता है अंडर वन और अ मोर इंटीग्रल साइन। जैसा कि आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है और ये थर्ड एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि इंटीग्रल इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक अननोन फंक्शन किसी एक या उससे ज़्यादा इंटीग्रल साइन के अंडर में होती है। ठीक है, सेकेंड आता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर ये किसके बेसिस पे होता है? जो अननोन फंक्शन है y। ठीक है, अगर वो y लीनियर हो तो हम कहते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अगर y ऑफ x नॉन लीनियर है तो हम कहेंगे वो नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो y ऑफ t, अच्छा तो ये y ऑफ t कैसा है? लीनियर है। यहाँ पे y ऑफ t दोनों लीनियर है, बट यहाँ पे अगर मैं y ऑफ t की बात करूँ तो ये नॉन लीनियर है, जबकि ये दोनों ही फंक्शन क्या होने चाहिए? लीनियर होने चाहिए, बट यहाँ पे ये लीनियर तो है नहीं, तो देयरफॉर थर्ड वन इज अ नॉन लीनियर, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड इज अ लीनियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लीनियर और नॉन लीनियर में। एक ऐसा इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड ए लीनियर इफ ओनली लीनियर ऑपरेटर आर परफॉर्म, जब हम उस पर सिर्फ लीनियर ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते इन इट अपॉन द अननोन फंक्शन। एंड इंटीग्रल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज नोन एज अ नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे कि
ये एग्जाम्पल है एल ऑफ वाई कर्नल। अच्छा यहाँ पे के मतलब कर्नल होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, तो ये आप रेड कर सकते हो। बट आपको सिंपल याद रखना है, अगर y का पावर 1 है और उसके साथ कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए y ऑफ x का, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल द इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्या था वहाँ पे, वो लीनियर था, जबकि थर्ड वाला नॉन लीनियर था। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, इसमें देखो फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड है, या आगे हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर यहीं पे देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो अननोन फंक्शन है जो इंटीग्रल साइन के अंडर में नहीं है, अब इसके साथ में ये जो g ऑफ x है, इसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड और थर्ड काइंड। अगर ये g ऑफ x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसे हम कहते हैं फर्स्ट काइंड। क्या, अगर ये g ऑफ x जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जो अननोन फंक्शन है ये पूरी टर्म रहेगी ही नहीं, तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो एक फर्स्ट काइंड का है। अगर g ऑफ x एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट, तो हम कहते हैं वो सेकेंड काइंड है। और अगर ये कोई वेरिएबल हो तो हम उसे कहते हैं कि वो थर्ड काइंड है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जैसे ये देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे y ऑफ x जो अननोन फंक्शन है, जो इंटीग्रल साइन के अंडर में नहीं, वो टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे फर्स्ट काइंड का है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द थर्ड काइंड व्हेन g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जैसे भी देखो ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट काइंड का हो गया। और अगर यही सपोज फॉर एग्जांपल y ऑफ x के साथ कोई वेरिएबल होता जैसे कि x वगैरह, उसे हम क्या कहते हैं, वो एक थर्ड काइंड का है। अब इसमें देखो y ऑफ x के साथ क्या है, 1 है, तो ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, तो देयरफॉर ये कैसा है, सेकेंड काइंड का है, द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड काइंड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड। फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन, ये लिमिट के बेसिस पे होता है। अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट हो जाए, अगर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट a और b अगर ये कांस्टेंट नंबर है तो फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो सिंपल याद रखना है आपको, इसका जो लोअर लिमिट है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जो अपर लिमिट है वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। इसे हम कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो सिंपल क्लियर हो गया, फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन उस इंटीग्रल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं जिसका लिमिट जो है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, वो कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर लोअर लिमिट की बात करूं तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन अपर लिमिट क्या होगी, वेरिएबल होगी। उसे हम कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड का मतलब y ऑफ x का टर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू 0 है। सेकेंड काइंड इसलिए है क्योंकि y ऑफ x के साथ जो कोएफिशिएंट है 1 है, जबकि होमोजेनियस सेकेंड काइंड, अच्छा ये भी ये सेकेंड काइंड है। अभी इसमें होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस समझ लेते हैं। अगर ये जो f ऑफ x की वैल्यू है अगर ये 0 है तो हम इसे कहते हैं होमोजेनियस। अब ये 0 नहीं है, इसके लिए कैसा हो गया, ये नॉन होमोजेनियस फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पे भी नॉन जीरो है, तो देयरफॉर ये भी होमोजीनियस, अरे नॉन होमोजीनियस फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। अब यहाँ पे देखो इसमें y ऑफ x का टर्म प्रेजेंट है, कोएफिशिएंट 1 है, तो देयरफॉर ये भी सेकेंड काइंड का है। f ऑफ x टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए होमोजीनियस बोलते हैं। तो होमोजीनियस फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन सेकेंड काइंड। फ्रेड-होल्म इंटीग्रल इक्वेशन इसके लिए है क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट है। होमोजीनियस इसके लिए है क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू 0 है। और सेकेंड काइंड इसके लिए क्योंकि y ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट 1 है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा, लीनियर और नॉन लीनियर। हम लोग पूरे जो आगे जितना भी स्टडी करेंगे कहीं पे भी नॉन लीनियर का सॉल्यूशन नहीं फाइंड करेंगे। हम लोग हमेशा क्या फाइंड करेंगे, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया लीनियर नॉन लीनियर हो गया, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड क्या होता है, जो y ऑफ x है, जो सेकेंड अननोन है, एक तो अननोन इंटीग्रल साइन के अंडर में होगा और एक इंटीग्रल साइन के अंडर में नहीं होगा। तो वो जो y ऑफ x है अननोन फंक्शन, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है g ऑफ x,
जी ऑफ एक्स की 3 कंडीशन होगी। जी ऑफ एक्स अगर 0 है तो फर्स्ट काइंड, जी ऑफ एक्स नॉन जीरो कांस्टेंट है तो सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें होता है जी ऑफ एक्स, उसके साथ एक कोएफिशिएंट होता है, कैसा, जिसमें वेरिएबल होगा, मतलब ना तो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा ना ही जीरो होगा, तो उसे हम कहते हैं थर्ड काइंड, जो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या होता है। अगर एफ ऑफ एक्स, 3 टर्म होते हैं ना, एक तो क्या होता है अपने पास y ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, या फिर एक ओमेगा लिख देते हैं, वेयर ओमेगा इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। के एक्स टी कर्नल होता है और उसके साथ y ऑफ टी डी टी। वाई ऑफ टी क्या है, अननोन फंक्शन। तो अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो जीरो हो जाएगा तो हम कहते हैं कि होमोजीनियस है। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। ये सब डिस्कस किए। फिर आया फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर अपर लिमिट एक्स या फिर कोई वेरिएबल है तो उसे हम लोग कहते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी आप रीड कर सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मेन एम हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है अपने नेट के। सिंपल सा इसमें क्या होता है, अगर जो लिमिट है जैसे अपर और लोअर लिमिट, एक भी अगर इन्फिनिटी आ जाता है उसे हम कहते हैं सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। और एक चीज़, या फिर कर्नल उस इंटरवल पे कहीं जीरो हो जाए तो, जैसे ये देखो x माइनस टी है, अगर मैं टी x के प्लेस पर टी पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। तो देयरफॉर अगर इस टाइप के आ रहे हैं, या फिर आपका लिमिट जो है वो इन्फिनिटी, चाहे अपर लिमिट या लोअर लिमिट या दोनों ही इन्फिनिटी हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कुछ स्पेशल काइंड्स के कर्नल होते हैं, जिसमें पहला होता है सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल में क्या होता है, जैसे ये आपको पता होगा हर्मिशियन की कंडीशन, इसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो हर्मिशियन हो जाता है, जबकि अगर मैं सिंपल रियल की बात करूँ तो सिमेट्रिक कहते हैं इसे। सिमेट्रिक और हर्मिशियन जैसे सेम प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के अंदर होता है, सेम वैसे तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है इसमें, बट कॉन्सेप्ट वही है कि के एक्स ऑफ टी की वैल्यू कॉन्जुगेट ऑफ के टी एक्स होना चाहिए। ठीक है, ये सब फंक्शनल एनालिसिस में ऐसे पढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से कि के एक्स टी इज इक्वल टू के कॉन्जुगेट ऑफ टी एक्स, यानी कि अगर मैं एक्सचेंज करके कॉन्जुगेट लगा दूं दोनों सेम आ जाएगा, तो हम उसे कहते हैं वो सिमेट्रिक कर्नल है। अगर निगेटिव साइन कर रहा है तो हम उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं इसी में बता देता हूं। ये फर्स्ट है सिमेट्रिक कर्नल। स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल में क्या होता है, के एक्स टी की वैल्यू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ के टी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, या स्क्यू हार्मिशियन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सिमेट्रिक कर्नल किसे कहते हैं, जब कर्नल और के एक्स टी क्या होता है, जो इंटीग्रल साइन के अंडर में जो अननोन फंक्शन के साथ में जो कोएफिशिएंट होता है या फिर उसके साथ में जो टर्म है उसे हम क्या कहते हैं, के एक्स कर्नल। अच्छा, सेपरेबल और डीजनरेट, सिंपल ये आपको सेपरेबल से समझ में आ रहा है कि अगर हम t और x के टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं तो उन सारे कर्नल को हम क्या कहते हैं, सेपरेबल कर्नल, या फिर उनके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ f ऑफ x g ऑफ t, और ऐसे अगर मैं इसके सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि fi ऑफ x g ऑफ i x, इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो उसे हम कहते हैं कर्नल कैसा है, सेपरेबल या डीजनरेट कर्नल है। देखो यहाँ पे लिखा है कि उस कर्नल को जिसमें मैं x और t के टर्म्स को सेपरेट कर सकता हूँ और या फिर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसमें x और t सेपरेट है, और ऐसे अगर मैं फाइनाइट सम में लिख सकता हूँ तो उसे हम कहते हैं वो कर्नल है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल। कॉन्वोल्यूशन टाइप सिंपल है, जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो कर्नल है वो कैसा हो, x माइनस टी के फॉर्म में। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं लिख दूं साइन x माइनस टी, ये कॉन्वोल्यूशन टाइप है, या फिर मैं अगर इसी को लिख दूं x माइनस टी का होल स्क्वायर, ये भी कॉन्वोल्यूशन टाइप है। इसका एप्लीकेशन ये है, जब साइन x माइनस टी
कॉन्वोल्यूशन टाइप का होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लैप्लास इक्वेशन। तो सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए लैप्लास इक्वेशन का यूज़ करते हैं और वो इजी हो जाता है सॉल्यूशन फाइंड करने में। ठीक है, अगर हमें लैप्लास का कॉन्सेप्ट पता है तो उसका यूज़ करके हम सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यूजुअल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा कॉन्वोल्यूशन टाइप यूज़ होता है। फिर उसी के बारे में दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो। आइटरेटेड कर्नल मतलब ये, अगर आपके पास कर्नल दिया है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, K1 K2 K3 सॉल्व अप टू Kn फाइंड कर सकते हैं, और ये उसका फॉर्मूला है। इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग कर्नल फाइंड करने के लिए, या फिर जब हम रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो KnXT क्या होता है, इंटीग्रेशन फाइंड कर लो A to B। ये फ्रेडहोम के लिए है, अगर फॉर एग्जांपल यही वोल्टेरा के लिए होगा तो A to X होगा, या A to जो भी वेरिएबल के टर्म्स में, KXZ और Kn-ZT। इसका मतलब ये कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल K1 फाइंड करना है तो K1 किसके इक्वल होता है, एक नोट याद रखना है, K1 हमेशा KXT के इक्वल होता है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है K2XT तो मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा, जो भी यूजुअल हमारा कर्नल है सिर्फ उसको XZ से रिप्लेस कर दूंगा, XZ इनटू, अब K2 के पिछला वाला क्या है K1, तो K1XT dt। ठीक है, dt नहीं dz, तो ये हमारे पास आ जाता है K2XT। ऐसे हम K3XT फाइंड कर सकते हैं, K4XT सॉल्व अप टू KnXT, इसे हम कहते हैं आइटरेटेड कर्नल। ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये जो लिमिट है वो A to X हो जाता है। रिजोल्वेंट कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम देखेंगे किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करते हैं। एटलीस्ट अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो कम से कम रिजोल्वेंट कर्नल का शॉर्ट ट्रिक एटलीस्ट पढ़ के जाओ। जैसे कि आपको हाथ भी नहीं लगाना है इंटीग्रल इक्वेशन के, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ जाए तो आपको करना है, तो इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप के कर्नल है उनका आप रिजोल्वेंट कर्नल डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो रिजोल्वेंट कर्नल होता क्या है, सिर्फ आप पहले आप आइटरेटेड कर्नल फाइंड करो, और आइटरेटेड कर्नल जब आप फाइंड करते हो तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वही KnXT फाइंड कर लो। ऐसे जितने भी कर्नल है, ठीक है, उनको लैम्डा, λ1, λ2 सॉल्व अप टू λ⁻n-1। अब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा जो इंटीग्रल साइन के अंडर जो बाहर एक कोएफिशिएंट होता है या फिर कोई कांस्टेंट होता है लैम्डा, उसे हम कहते हैं आइगन वैल्यू। इंटीग्रल इक्वेशन का आइगन वैल्यू भी करते हैं, इसका बहुत ही एप्लीकेशन भी है, हम आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन सब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है λm-1 Km, और ये हमारे पास आ जाता है रिजोल्वेंट करना। बट हमेशा हम ये कैलकुलेट नहीं करते, अगर एग्जाम में इसके बेसिस पे आ रहा है तो उसको छोड़ देगा, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक के मेथड पे आ रहा है वो हमको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लेबनिट्ज रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी के बेसिस पे होगा। एक तो ये, और एक तो मल्टीपल इंटीग्रल को कैसे एक सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये ध्यान दो, ये आपको ध्यान से देखना है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल के टर्म्स पे कोई फंक्शन दिया x और t, और आपको उसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, f को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू f, बाकी लिमिट वगैरह सब सेम होगा, ये अंदर चले जाता है और पार्शियल डिफरेंशिएट करता है। प्लस आपको क्या करना है, h ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है, और जहां पे t दिख रहा है उसको h ऑफ x से रिप्लेस कर देना है। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन और t को रिप्लेस कर देना है h ऑफ x से। सिमिलरली लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करो, और जहां पे t है उसको रिप्लेस कर दो लोअर लिमिट से। तो ये आपका हो जाता है लेबनिट्ज रूल। अब अगर दोनों ही कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम सॉल्व करेंगे किसमें, किसमें सॉल्व करेंगे, फ्रेडहोम में दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, ये डायरेक्टली आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपर लिमिट लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, जो पार्शियल डिफरेंशिएट होगा कैपिटल F का विद रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक इसका पर्टिकुलर केस है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है a to x, अगर ये सपोज फॉर एग्जांपल
ए टू एक्स वाई ऑफ टी डी टी, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसी से आ जाता है लेबनिट्ज से ही वाई ऑफ एक्स, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में, जिसका ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है आपको। वाई ऑफ टी टी रेज टू एन, जब आप मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेट करते हो वाई ऑफ टी को, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। वाई ऑफ टी को ऐसे ही रखना है ए टू एक्स एक्स माइनस टी रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला नोट करना है। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, वो आई ऑफ एक्स जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर जाए, जैसे हर जगह होता है कि सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट या ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे अननोन वैल्यू क्या है, वाई ऑफ एक्स, तो ऐसा वाई ऑफ एक्स जो इस कंडीशंस को या इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर जाए, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन ऑफ ए इंटीग्रल इक्वेशन 1 और 2 एक ऐसा फंक्शन y ऑफ x होता है जो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सारे डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे, या तो फिर एक बार आप क्या कर सकते हो, सारे पॉइंट को नोट करके उसे एक बार रीड कर लो, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सा डेफिनेशन क्या है। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, कह रहा है एक इंटीग्रल इक्वेशन है फॉर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन दैट कि वाई ऑफ जीरो पुट करने पे जीरो आ रहा है, वाई डैश जीरो पुट करने पे माइनस वन आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन कि वाई ऑफ जीरो पुट करने पे जीरो एंड वाई डैश जीरो पुट करने पे माइनस वन। तो अब आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, या फिर ये कह सकते हैं इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इंटीग्रल इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, लेबनिट्ज का यूज करके इसे लेबनिट्ज का नहीं, मल्टीपल इंटीग्रल का यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं y डैश एक्स को y डबल डैश एक्स को इंटीग्रेट करूं तो y डबल डैश का इंटीग्रेट क्या होगा, y डैश एक्स, और जब अपर लिमिट पुट करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं 0 टू x y डबल डैश टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y डैश टी, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, और लिमिट पुट करूंगा तो 0 टू x, तो क्या हो जाएगा y डैश x पे जब मैं x पुट करूंगा तो ये आ जाएगा y डैश x माइनस y डैश जीरो, और y डैश जीरो क्या आ रहा है माइनस वन, तो ये आ जाएगा y डैश x माइनस माइनस प्लस वन। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, जैसा कि यहाँ पे किया है। ध्यान से देखो, हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश x माइनस y डैश जीरो, ये कैसे आया, क्योंकि y डबल डैश x का इंटीग्रेट क्या होगा, y डैश x, और जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो y डैश x माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करूंगा तो y डैश जीरो माइनस। ऐसे ही अगर मैं y डैश का करूंगा तो उसका इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, y ऑफ x, तो y ऑफ t, और y ऑफ t पे जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो y डैश x माइनस y ऑफ x माइनस y ऑफ जीरो, और y ऑफ जीरो कितना है जीरो, y डैश जीरो कितना है माइनस वन, तो y डैश जीरो कितना है माइनस वन, तो ये आ जाएगा y डैश x प्लस वन, और ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर सिर्फ क्या बचेगा माइनस 5y ऑफ x, और y ऑफ x और y को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू x y ऑफ t dt, ये टर्म आ गया। ठीक है, अब मैं इसे जब सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करूंगा तो y डैश x का क्या हो जाएगा, y ऑफ x माइनस y ऑफ जीरो, सेम जो हमने पीछे किया था, y ऑफ x माइनस y ऑफ जीरो, और y ऑफ x पे जब मैं इंटीग्रेट अप्लाई करूंगा तो 0 टू x y ऑफ t dt, और ये देखो ये 2 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो 2 टाइम डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस टी n माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1, और 1 फैक्टोरियल मतलब मत लिखो, तो सिंपल क्या आ जाएगा x माइनस टी y ऑफ t dt बाय मल्टीपल इंटीग्रल, जब हम कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर इंटीग्रल में, तो ये जो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट जो बाहर रहेगा x माइनस टी y ऑफ t dt। इसका मतलब हम लोग 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y ऑफ t को, तो मल्टीपल इंटीग्रल को जो कन्वर्ट किया हमने उसके मेथड से ये आ जाएगा।
अब ध्यान से देखो, ये y ऑफ एक्स डी टी ये भी सेम है, तो एक काम करूँगा, जब मैं 0 to x y ऑफ टी डी टी को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, -5, और इसे राइट साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, +5, और यहाँ से क्या बचेगा 6 इंटू एक्स माइनस टी, और राइट साइड में लेके जाऊँगा तो -6 और माइनस का ये जो -t है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो 6t, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल y ऑफ x की वैल्यू, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो देयरफॉर हमारा नन ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में ये ऑप्शन गिवन नहीं। हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 0 to x ब्रैकेट 5 - 6x प्लस 6t इंटू y ऑफ t dt। ठीक है, तो इसमें से हमारा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन, चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया है और कन्वर्ट करना है इसको, किस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एक बात को ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, लेबनिट्स का यूज़ करना है, लिमिट डिफरेंशिएशन का। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट को डिफरेंशिएशन में बदलना है, मतलब उसे डिफरेंशिएट करना होगा, और जब डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में बदलना होता है तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। तो सिंपल सुनो, ये हमारे पास एक y ऑफ x गिवन है, क्या यूज़ करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये देखो इस टाइप का है, f ऑफ x t टाइप का है, तो एक बार इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस अपर लिमिट का डिफरेंशिएट और t के रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट से, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड करना है उसका, और जो भी t रहेगा उसको रिप्लेस कर देंगे लोअर लिमिट से। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, कुछ नहीं करना इसमें, ध्यान से सुनो। y ऑफ x को जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, y डैश x। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, जब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके पास नहीं है, लेकिन जब मैं x इंटू वाई ऑफ टी को डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, तो सिर्फ क्या बचेगा, y ऑफ टी डी टी, तो 0 to x y ऑफ टी डी टी, प्लस जब मैं x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और यहाँ पे जब मैं t को रिप्लेस कर दूंगा x से, तो ये क्या हो जाएगा 2x y ऑफ x, तो ये क्या हो गया 2x y ऑफ x। क्या था, अपर लिमिट का डेरिवेटिव फाइंड कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, और जहाँ जहाँ t दिख उसको रिप्लेस कर दो किससे, x से, तो ये आ गया। अभी भी एक इंटीग्रल साइन है, अब इस इंटीग्रल साइन को गायब करने के लिए इसको फिर से डेरिवेटिव करना होगा, यानी फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो y डैश x को जब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा y डबल डैश x। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था जिसे कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कि ये सिंपल आ जाएगा y ऑफ x। बट अगर आपको लेबनिट्स से यूज करना है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म्स नहीं है, तो x का टर्म नहीं है मतलब पार्शियल डेरिवेटिव 0, प्लस अपर लिमिट x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1, और जब यहाँ पे t को रिप्लेस कर देंगे x से तो y ऑफ x आ जाएगा। और दूसरी बात, लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा, मतलब -0, तो देयरफॉर सिर्फ क्या बचता है, y ऑफ x। बट आपको याद रख लेना है a2x y ऑफ t dt, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस वो क्या आता है, हमेशा y ऑफ x आता है। बाकी उसकी कुछ कंडीशंस रहती है, लेकिन आपको सपोज करके चलना है, यहाँ पे वो सारी कंडीशन गिवन ही होगी, क्योंकि इंटीग्रल साइन है तो y ऑफ t कंटिन्यूअस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी नहीं, y ऑफ x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब थोड़ा ध्यान सुनना, ये आ गया, और जब मैं इसे करूंगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, x को ऐसे ही रखो, y का डेरिवेटिव लोगे तो y डैश x, y ऑफ x को ऐसे ही रखोगे तो x का डेरिवेटिव 1, तो y ऑफ x बच गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब आपको इसका इनिशियल कंडीशन निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 1, तो y ऑफ 0 पुट करने पे आंसर आ रहा है 1, और y डैश में अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पे देखो
अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, तो आंसर 0, और यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो भी 0, यानी y डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है हमारे पास, y डबल डैश एक्स माइनस 2x इंटू वाई डैश एक्स माइनस 3 टाइम्स y ऑफ x इज इक्वल टू 0, y डैश 0 इज इक्वल टू 1 और y डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। पहले तो हम देखो उसका बाउंड्री इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं, उसी के बेसिस पे बहुत सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, y ऑफ 0 पुट करने पे 3 आ रहा है, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। y ऑफ 0 पुट करने पे 4 आ रहा है, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। y ऑफ 0 पुट करने पे ये, यानी कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डायरेक्टली क्या चेक करना है, इसका लिमिट, और एग्जाम में आपको बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और हमारे पास यही आंसर आ रहा है। लेकिन आप डायरेक्टली अगर मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। तो इसी से हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, हमारा सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, हमारा थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करोगे, बल्कि डायरेक्ट इसका इनिशियल कंडीशन चेक करके आप ये बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। हाँ, अगर एग्जाम में ऐसा हो गया कि 2 इनिशियल कंडीशन सेम हो गई तब तो आपको सॉल्व करना होगा, बट अगर तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं तो जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, मेथड तो है सॉल्व करने की, बट आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो सॉल्यूशन को पुट करके कि इसमें से आप सॉल्यूशन पुट कर दो और चेक कर लो कि साइन एच एक्स, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब क्या करोगे आप, जैसे यहाँ पे फाई ऑफ टी के प्लेस पे ई रेस टू एक्स पुट करोगे, ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये टी के टर्म्स में है तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस टी, तो ई रेस टू एक्स तो बाहर आ जाएगा, ई रेस टू माइनस टू टी होगा। ठीक है, तो ई रेस टू माइनस टू टी, और जब ई रेस टू माइनस टू टी को आप इंटीग्रेट करोगे तो ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन माइनस टू हो जाएगा। तो ई रेस टू माइनस टू टी अपॉन माइनस टू, जब आप लिमिट पुट करोगे तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस टू एक्स, माइनस टू को तो बाहर ले लो, तो माइनस टू को बाहर ले लेंगे तो मतलब क्या बचेगा, ई रेस टू माइनस टू टी, और जब आप इस पर लिमिट पुट करोगे तो जब x पुट करोगे तो ई रेस टू माइनस टू एक्स, और 0 पुट करोगे तो 1, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टू एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ई रेस टू एक्स माइनस इंटू ई रेस टू माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस टू एक्स। अब हमें पता होगा कि साइन एच एक्स इज नथिंग बट ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू होता है, बट यहाँ पे तो ई रेस टू माइनस ई रेस टू एक्स है। तो एक काम करते हैं, साइन को बाहर ले लेते हैं, और साइन को बाहर लूंगा तो माइनस टू वाला साइन माइनस टू वाला और ऊपर वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये साइन एच एक्स। तो देयरफॉर ई रेस टू माइनस एक्स जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि ये सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि इस फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्या कह रहा है, 0 to x, अरे ये तो फोर्थ क्वेश्चन, फॉर द कर्नल थर्ड आइटरेटेड कर्नल निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, थर्ड आइटरेटेड कर्नल है तो के एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट कैसा है, -1 to 0, मतलब फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन से। ठीक है, तो के एक्स टी है तो -1 to 0 के एक्स जेड और के जेड टी, वो यूज करके हमें फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है कि जब भी हमें के एन प्लस 1 एक्स टी निकालना हो तो इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी ऑफ के एक्स जेड के एन माइनस 1 के एक्स जेड इंटू के एन माइनस 1, या फिर के एन प्लस 1 ले रहे ना तो के एन आएगा। ठीक है, तो के एक्स जेड के एन जेड टी डी जेड, ये कैलकुलेट करना है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। ये हमारे पास कर्नल दिया है तो k1 तो सेम इसी के इक्वल हो जाएगा, k2 किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स जेड जेड टी डी जेड। जब मैं के एक्स जेड पुट करूंगा तो x के प्लेस पे ये t रिप्लेस हो जाएगा z से, तो k1 प्लस एक्स 1 माइनस जेड, और जब मैं जेड टी लूंगा तो ये x वाला z से रिप्लेस हो जाएगा और t सेम रहेगा। अब ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस टी को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये z के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। तो 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड, तो a माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और b का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, तो z स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा z और z क्यूब बाय 3। तो जब 0 पुट करूंगा तो 0 ही आएगा, लेकिन जब मैं -1 पुट करूंगा, थोड़ा ध्यान दो इसको, 1 माइनस जेड स्क्वायर है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा z माइनस जेड क्यूब बाय 3। ठीक है, और जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँ 0, तो 0 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसमें माइनस पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, और पहले वाला -2/3 इसको थोड़ा ना यहाँ पे चेंज कर दो, ये कितना आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे 2/3 आएगा क्योंकि 0 और -1 है। ठीक है, तो ये कट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 2/3 1 + x 1 - t। सेकेंड, अब जब k3xt निकालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 to 0 1 + x 1 - z, और जब मैं इसको पुट करूंगा तो यहाँ से फिर से माइनस हटा दो, ये तो 2/3 1 + z 1 - t, क्योंकि zt से रिप्लेस करना है तो x के प्लेस पे z और t के प्लेस पे t। फिर से यहाँ पे 1 - 2 1 + x को बाहर ले लूँगा, तो जब 1 + x और 1 - t कॉमन ले लेंगे, और जो कांस्टेंट आया है, सॉरी -2/3 नहीं +2/3 ये बच रहा है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है +2/3, ये भी +2/3 ये भी +2/3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, और ये 1 + x 1 - t। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये -2/3 नहीं आएगा क्योंकि -1 to 0 है, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ पे भी ये सब प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में रहेगा और ये भी प्लस में रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, 2/3 का स्क्वायर 1 + x 1 - t, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन। देखो, एक तो ये होता है कि आप चेक करके पॉइंट पुट करके चेक कर लो कि कौन सा आंसर होगा। एक मेथड तो ये है, अगर आपके सारे सॉल्यूशन एक जैसे हैं, जैसे कि लीनियर है या फिर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो इसका कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो एक काम करो, φ को रिप्लेस कर दो किसी कांस्टेंट से और निकाल लो कि x की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, इसे मैं φ को रिप्लेस कर देता हूँ किसी एक कांस्टेंट से। और दूसरी बात, आपको एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता होगी जो आपने 12th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि जब भी हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है a to b f(x) dx, तो आप निकाल सकते हो a to b f(a + b - x dx। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का अगर आप यूज़ करोगे, इसी का इन जनरल फॉर्मूला हो जाता है b - x जब वो a = 0 हो। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके जब मैं x - t को इसी से रिप्लेस कर दूंगा तो a + b क्या आ जाएगा, x - x + t। इससे होगा ये कि ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल t में। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सपोज मेरा सॉल्यूशन जो है a भी है सॉल्यूशन, मतलब φ(x) वेयर a इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो मैं φ(x) को रिप्लेस कर देता हूँ a से, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा x - t को इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके √t से। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो देयरफॉर φ(x) क्या हो जाएगा 1/2, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो देयरफॉर द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, और ये सब क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब गेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो गेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए अब तक इससे रिलेटेड, और आपको बहुत ही वन स्टेप में आंसर आता है। यानी कि अगर आपको गेट एग्जाम क्लियर करना है तो अप्लाइड सेक्शन से आप बहुत मार्क्स गेन कर सकते हो, और अप्लाइड सेक्शन के इतने हार्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, अगर आपने किया है तो आपके क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल क्या करना है, देखो ये भी गेट का क्वेश्चन है 2001, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं इसको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, अरे सॉरी इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या आ जाएगा y', 1 का डेरिवेटिव 0 बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, इसका डेरिवेटिव y, तो हो गया ना y' - y।
तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान सुनो, जब 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब पहली बात, अगर मैं इसमें 0 पुट करूँगा तो आंसर 1 आना चाहिए। मतलब ये दो तो मेरे ऐसे एलिमिनेट हो गए, ये दो तो मेरे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। और जब मैंने सॉल्यूशन निकाला, इसको डेरिवेटिव किया, तो y डैश कांस्टेंट की वैल्यू 0 और ये y आ रहा है, तो इसका मतलब y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन। ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है, 2 मिनट वेट करो। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। थोड़ा ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में y ऑफ x 0 टू x माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी है। और यहाँ पे ध्यान दो, ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, बट ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लेबनिट्ज रूल नहीं यूज़ कर सकते। तो क्या यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग पहले से कन्वर्ट करेंगे। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग पहले वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल आप इसे क्या कर सकते हो, थोड़ा ध्यान दो, ये आप कर लेना। सेम वैसे ही करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, लेबनिट्ज यूज़ करना है, बट पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करोगे, इसे आप लिख सकते हो 0 टू x और x टू 1, बाकी सब तो सेम होगा। और इसका ये 0 टू x सेम हो जाएगा y ऑफ t। तो ये जो x माइनस टी है और x इंटू 1 माइनस टी, आप इसे एक साथ लिख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस टी माइनस एक्स प्लस एक्स टी, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे टी एक्स माइनस 1। और सेकेंड वाला टर्म क्या होगा, सेकेंड वाला टर्म ठीक इसी तरीके से रहेगा, लेकिन लिमिट क्या हो जाएगा x टू 1। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, पहले में जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ, पहले तो हम ये 0 के लिए चेक कर लेते हैं। जब मैं अगर 0 पुट कर रहा हूँ तो ये भी 0 और ये x पुट करने पे 0 आ गया। लेकिन जब मुझे 1 के लिए चेक करना था तो मुझे क्या होगा, डायरेक्टली नहीं आ सकता। लेकिन जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो पहला टर्म, जब पहला हम लोग पुट करेंगे तो ये 1 पुट करने पे ये भी टर्म 0 आ जाएगा और ये भी टर्म 0 आ जाएगा। ये हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तब देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों में से एक आंसर राइट होंगे और ये दो ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। बट ये डायरेक्टली कब कह सकते हैं, जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लो। तो ये आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ, ट्राई करना। सिर्फ इसमें मेन काम क्या था, सिर्फ इसको चेंज करना। आप इसे लिख सकते हो 0 टू x और x टू 1, बाकी उसके बाद ये सिंपल हो जाएगा। और इसको आप कॉमन लेके x माइनस टी माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स टी करके आप इसे कैंसिल करके फिर कर सकते हो कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर लेबनिट्ज रूल आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आप ये चेक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन है ये लैम्बडा के लिए। अब इसमें ध्यान दो, इसका मेथड जो है आपको बुक में ही मिल जाएगा, या फिर जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो मैं इसका मेथड लिख के दे दूंगा कि इसमें लैम्बडा की वैल्यू का प्रोसीजर कैसे है। बाकी डायरेक्ट मैं आज सॉल्यूशन लेके आया हूँ, बाकी इसका जो मेथड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें वो जो किस मेथड से हम लैम्बडा निकालते हैं, उसमें 2-3 मेथड है। एक तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं और एक तो पूरा प्रोसीजर है, उसका यूज करके आप इसमें करना क्या होता है, हम एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और आपको पता होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, आपको पता होगा कि होमोजीनियस में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या तो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सेकेंड, अगर नॉन होमोजीनियस है तो 3 केसेस आते हैं उसमें, नो सॉल्यूशन, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक यूनिक सॉल्यूशन। जब होमोजीनियस की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, वो भी यूनिक। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो हम कहते हैं उसके पास इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। जबकि नॉन होमोजीनियस के लिए क्या होता है, ऐसा समझो 2 केसेस है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस के लिए 2 केस, इसमें आता है डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट जीरो तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वो भी 0 0। नॉन जीरो के लिए इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये हो गया, ठीक है। ऐसे नॉन होमोजीनियस के लिए इसमें भी 2 केस आ जाते हैं। एक केस जब डिटर्मिनेंट 0
और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो यूनिक और वो भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ गया तो यहाँ पे दो केसेस आते हैं, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो यह तो आपको पता होगा लीनियर अलजेब्रा में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे, वो देखते हैं। जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन दे दिया जाए y ऑफ x लैम्बडा 0 to 2 पाई साइन x प्लस टी, पहले तो आप क्या करो, इसे x और t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसे हम लोग कहते हैं अल्फा आई टी प्लस बीटा जे एक्स, या फिर अल्फा आई एक्स और बीटा जे टी। ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं साइन x प्लस टी को कन्वर्ट कर सकता हूँ। वी नो दैट कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसका यूज करके हम लोग इसे कन्वर्ट कर दिए। ये मेरे पास अल्फा वन हो जाएगा, ये मेरे पास बीटा वन हो जाएगा, ये मेरे पास अल्फा टू हो गया, ये मेरे पास बीटा टू हो गया। अब इसका यूज करके ये एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ मैं, जिसके लिए मुझे कैलकुलेट करना होगा अल्फा वन वन, अल्फा वन टू, अल्फा टू वन, अल्फा टू टू। अब इस मैट्रिक्स के पास ये होमोजीनियस एक इक्वेशन बनेगा। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन रहेगा तो नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस है और मुझे सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल चाहिए, तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो डिटर्मिनेंट जीरो के लिए पहले मुझे अल्फा वन वन, अल्फा वन टू, अल्फा टू वन, अल्फा टू टू, ये आप याद कर लो। ये पूरा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है, ये आपको याद ही करना है, क्योंकि आपको थ्योरम तो पूछे नहीं जाएंगे, थ्योरम का प्रूफ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ मेथड याद रखना है कि किस मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है और ये फॉर्मूला बेसिस पे पूरा थ्योरम है। अब ध्यान से सुनो, ये इजी मेथड है क्योंकि ये तीन या चार के लिए, तीन के लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि तीन के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट वगैरह फाइंड करते हैं। तो ध्यान सुनो, अल्फा जे आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, अल्फा जे आई इज इक्वल टू ए टू बी, बी जे अल्फा आई डी एक्स। अब ध्यान दो, के एक्स टी ये मेरे पास ये है, ये अल्फा वन, बीटा वन, अल्फा टू, बीटा टू, ऐसे मुझे एक एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जैसे अल्फा वन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी वन अल्फा वन डी एक्स, वेयर बी वन इज ए फंक्शन ऑफ टी और अल्फा वन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग सब किसके टर्म्स में लिखेंगे, एक्स के टर्म्स में। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आता है वो बीटा आई एक्स और अल्फा, सॉरी, बीटा जे एक्स और अल्फा आई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला है ये बीटा बताता है और सेकेंड हमें अल्फा बताता है, मतलब बी वन लेना है, अल्फा वन लेना है। तो जब वहां से देखेंगे तो बी वन कॉस एक्स है और अल्फा वन साइन एक्स है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा साइन टू एक्स बाई टू। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स साइन एक्स है, मैं इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो नीचे वाला बाहर आ जाएगा और टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है जीरो। क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है और अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, 2 पाई जीरो, तो सेम वैल्यू आएगी, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया। सेकेंड देखते हैं, अल्फा वन टू मतलब बीटा वन अल्फा टू, बीटा वन कॉस एक्स है, अल्फा टू कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। 1 प्लस कॉस टू एक्स को जब हम करेंगे तो x प्लस साइन टू एक्स, ये फिर से 0 2 पाई, पीरियोडिक फंक्शन है, सेम वैल्यू जीरो। x का क्या होगा, 2 पाई माइनस जीरो, तो देयरफॉर 2 पाई और हाफ पहले से ही है तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा टू वन, ये आ रहा है साइन एक्स, इसका भी आंसर क्या आएगा, x, और सिर्फ माइनस का साइन आएगा, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो टर्म तो जीरो होने वाला है। बचेगा क्या, x के आंसर क्या आएगा, फिर से 2 पाई माइनस पाई, यानी कि सिंपल 2 से 2 कैंसिल, पाई, ये भी आंसर आ जाएगा पाई। थर्ड वाला फिर से जीरो आ जाएगा क्योंकि बीटा टू अल्फा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब वही फिर से साइन टू एक्स आएगा, तो इसका भी आंसर ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि जीरो। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, ए ऑफ एक्स के पास इन्फाइनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनो, नो सॉल्यूशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं करना, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो कितनी ऐसी लैम्बडा की कितनी वैल्यू होगी, वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्या है ये, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 2x2 मैट्रिक्स है तो 2 ही होगा। तो लैम्बडा की ऐसी कितनी वैल्यू है जिसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा।
अब जैसे ही मैं अल्फा 1 के प्लेस पे 0 पुट कर दूं, अल्फा 1 2 के प्लेस पे पाई पुट कर दूं, अल्फा 2 1 के प्लेस पे पाई पुट कर दूं और अल्फा 2 2 के प्लेस पे 0, तो ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर और पाई स्क्वायर। 0 के लिए मुझे इन्फाइनिटी मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे और यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है। एक तो आ रहा है अल्फा लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई पाई, तो एक तो 1 बाई पाई है और एक तो माइनस 1 बाई पाई। तो कितनी वैल्यू के लिए मिल रहा है? दो वैल्यू के लिए। तो देयरफॉर इंटीग्रल इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे कितने? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ टू वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा के दो वैल्यू के लिए। नो सॉल्यूशन का तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं होमोजीनियस में। यूनिक सॉल्यूशन होगा ट्रिवियल, बट वो कैलकुलेट ही नहीं करना होता हमको, हम कैलकुलेट ही करते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, वो भी कितने वैल्यू के लिए? दो। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सेम एज, इसमें करना क्या है ध्यान से सुनो। द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर से ये होमोजीनियस है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब डिटरमिनेंट 0 होगा। तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग मेथड 2 नहीं यूज करेंगे, मेथड 1 यूज करेंगे। तो मेथड 1 क्या होता है, थोड़ा ध्यान सुनो। मेथड 1 में हम क्या करते हैं, एक्स को अलग अलग, पहले उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एक को 6x लैम्बडा और एक को लैम्बडा टी, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं और जो भी इंटीग्रेशन के अंदर जो भी t के टर्म से बचेगा उसको कांस्टेंट दे देते हैं c1, ठीक है। ऐसे सेकेंड में भी पूरे x के टर्म्स को कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी t के फंक्शन है वो एक वैल्यू देगा। तो वैल्यू मतलब एक नंबर आने वाला है, क्योंकि इंटीग्रल एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड भी नहीं होता, रियल वैल्यूड होता है, क्योंकि वो एक एरिया देता है और एरिया हमेशा क्या होता है, एक रियल वैल्यू। तो देयरफॉर वो हमारे पास एक नंबर आएगा, और जब नंबर आएगा इसका मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से। y ऑफ x ये दिया है, पहले तो इसमें सेपरेट कर दूंगा। सेपरेट करने पे ये एक आ रहा है और ये एक आ रहा है। अब इसमें से जब मैं 6x को कॉमन ले लूंगा, 6x लैम्बडा को, और जो 0 to 1 y ऑफ t dt है उसको मैं c1 दे दूंगा। यहाँ से लैम्बडा कॉमन ले लूंगा तो ये जो पूरा टर्म बच रहा है उसको दे दूंगा c2, ठीक है। अब मैं एक एक्सप्रेशन निकालूंगा जो कि लैम्बडा के टर्म्स में आएगा। ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे और वहां से मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एक ax इज इक्वल टू 0 बनाऊंगा, एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अरे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, वेयर c1 इज इक्वल टू ये है और c2 इज इक्वल टू ये है। अब थोड़ा ध्यान सुनो, ये जो फाई ऑफ x की वैल्यू है ये उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ये जो y ऑफ x है ना, मैंने वहाँ फाई ऑफ t लिखा है, उसको y ऑफ x लिख दो आप। तो y ऑफ x के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ 6 लैम्बडा t, वहाँ पे जो फाई ऑफ x लिखा हो ना उसको क्या लिखता हूँ, y ऑफ x, ठीक है। वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये भी पुट कर दूंगा। पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। जब मैं y ऑफ t को पीछे जो लिखा था वो, और वो जो हमारे पास फाई ऑफ x है उसे हम कहते हैं आइगन फंक्शन। उस लैम्बडा करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के लिए वो हमारा आइगन फंक्शन है। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास ये आ गया, देखो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। c1 c2 ये इसका कोएफिशिएंट है, आगे चल के हम इसी का यूज करके एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाने वाले हैं। सेकेंड, c2 से कैलकुलेट करने पे ये आ रहा है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा, c1 c2 के फॉर्म में लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और जब मैं इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना रहा हूँ तो ax इज इक्वल टू 0 और जो कांस्टेंट है c1 c2 और जो इसके कोएफिशिएंट है इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होगा जब डिटरमिनेंट 0 आएगी। अब जब डिटरमिनेंट 0 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास ये आ गया। और लेकिन क्वेश्चन में ये प्लस में दिया है और ये माइनस में दिया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बस मेथड पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए कि किस मेथड और टेक्निक का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सीधे सीधे लीनियर अलजेब्रा आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। कह रहा है आइगन वैल्यू इंटीग्रल इक्वेशन के लिए ये दो आइगन वैल्यू है, होमोजीनियस है, आइगन वैल्यू है। नॉन ट्रिवियल के लिए देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो,
डिटर्मिनेंट जीरो के लिए कितने केसेस होते हैं यहाँ पे? एक तो नो सॉल्यूशन, एक तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं कह सकते। मतलब 1 और पाई और -1 पाई में इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए कितने केसेस आएंगे? नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसके लिए होता है? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। बट डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वाला केस तो हम लोग ले नहीं रहे, तो यूनिक सॉल्यूशन तो इसके लिए नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इसके लिए तो क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस के लिए, और नॉन होमोजीनियस के लिए दो केसेस आएंगे, या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है पाई के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ, तो ये हो सकता है, क्योंकि जीरो के लिए नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बाकी नॉन जीरो के लिए क्या आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये वैल्यू को, जितने भी वैल्यू अगर मैं छोड़ दूं तो एक ही केसेस बचेंगे, वो भी नॉन होमोजीनियस के लिए क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और जबकि होमोजीनियस के लिए जीरो और नॉन होमोजीनियस के लिए क्या होगा? वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो ये ऑप्शन राइट हो गया। नो सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के लिए एक ही केसेस होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो होगा ही नहीं, तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन था ये। लीनियर अलजेब्रा का आपको थोड़ा यूज करना था यहाँ पे, आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पे कनेक्शन पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा, आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ऑलरेडी गिवन है। तो कभी कभी इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता, थोड़ा आपको बोलते ना यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना होता है और आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। दिखने में ऐसे क्वेश्चंस बहुत हार्ड होते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कुछ भी डाउट नहीं होगा। 10 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए और जितने भी डेफिनेशन थे वो सारे डिस्कस किए। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी अब भी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रियल एनालिसिस अप्लाइड का जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम COV डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ODE हमने डिस्कस किया तो OD डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद PDE, फिर इंटीग्रल इक्वेशन, COV, इस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रियल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रियल के क्वेश्चंस पे हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं काउंटेबिलिटी पे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा काउंटेबिलिटी के जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं उसे भी हम कवर कर देते हैं, ताकि काउंटेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो नेट का हो, गेट का हो या IIT जैम का हो। तीनों ही एग्जाम में या फिर और भी किसी भी एग्जाम, आप PhD के लिए भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको वो यूजफुल रहे। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चन। पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रियल एनालिसिस के लेक्चर में। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।